इस परिचर्चा में हम दो बिंदु लेंगे। एक तो ये कि क्या संविधान सभा संप्रभु थी, और दूसरा इस बात को लेंगे कि संविधान सभा पर कांग्रेस की संस्था बनने और हिंदू तथा अधिवक्ताओं के प्रभुत्व वाली संस्था होने का आरोप लगाया जाता है। तो सबसे पहले संविधान सभा की संप्रभुता की परिचर्चा करेंगे। संविधान सभा के खिलाफ आलोचना का एक प्रमुख बिंदु इसका एक संप्रभु संस्था न होना था। जब 1940 के अंत तक संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया तो ये शंका थी कि क्या यह संप्रभु थी और क्या यह स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने में सक्षम थी। बिल्कुल वैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संप्रभु नहीं थी, जैसा कि इसका सृजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और इसे कैबिनेट मिशन योजना की रूपरेखा के भीतर संविधान तैयार करना था। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को एक आभासी वीटो अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश संसद के पास अल्पसंख्यकों और राजाओं के प्रति स्वघोषित दायित्व एवं विचार के दृष्टिगत संविधान सभा द्वारा तैयार किसी भी संविधान को वीटो करने का अधिकार था। वास्तव में कांग्रेस ने एक संप्रभु संविधान सभा की अपनी मांग से समझौता कर लिया था और अंग्रेजों ने कभी भी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा आरोपित सीमाओं को समाप्त नहीं किया। हालांकि वायसराय द्वारा स्वयं सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों को आमंत्रित करने हेतु दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जबकि आमंत्रण संविधान सभा के सचिव द्वारा जारी किया गया। इस कदम ने सभा की स्वतंत्रता की सीमाओं के भीतर स्थापित किया। सभा ने स्वयं स्वीकार किया कि वह संप्रभु थी और एक प्रस्ताव पारित किया कि इसे स्वयं के प्रस्ताव के अलावा भंग नहीं किया जा सकता, जिसे सभा की कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में निर्धारित किया गया था, संविधान सभा की अस्पष्ट स्थिति को समाप्त कर दिया गया और यह वैधानिक रूप से पूरी तरह संप्रभु बन गई। अब सभा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को परिवर्तित या समाप्त कर सकती थी। अब हम चर्चा करेंगे उस आरोप पे जिसमें कहा जाता था कि संविधान सभा कांग्रेस की संस्था और हिंदू तथा अधिवक्ताओं के प्रभुत्व वाली संस्था थी। संविधान सभा में कांग्रेस और हिंदू और साथ ही साथ वकीलों का प्रभुत्व होने के कारण इसकी आलोचना की गई है। निसंदेह कांग्रेस का संविधान सभा पर प्रभुत्व था। इसने संविधान सभा की अधिकतर सीटें जीती और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा छोड़ने के पश्चात उसके प्रभुत्व में बढ़ोतरी हुई। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, जिसमें निहित था कि देश में केवल एक पार्टी थी जिसने संविधान सभा का प्रभुत्व बनाए रखा। निसंदेह संविधान के प्रारूप निर्माण का केंद्र संविधान सभा और प्रारूप समिति थी, तथापि कांग्रेस नेताओं के पास निर्णय की महत्वपूर्ण शक्ति थी। इस तरह कांग्रेस कार्य समिति संविधान निर्माण की वास्तविक सूत्रधार थी और अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णयों पर कांग्रेस नेताओं के सुझावों से पहुंचा जाता था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इंगित किया कि 4 व्यक्तियों जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आज़ाद ने सभा में आभासी अल्पतंत्र तैयार किया और प्रतिष्ठा और शक्ति जिसे उन्होंने कांग्रेस और सरकार में हासिल किया के नाम पर संविधान सभा की प्रक्रियाओं पर प्रभुत्व बनाया। हालांकि ऑस्टिन ने स्वयं विरोधी मत प्रस्तुत किया कि कोई भी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि अन्य देशों में एकल राजनीतिक व्यवस्थाएं किस चरित्र की हैं और भारत के जनमानस की कांग्रेस पार्टी दृष्टिकोण में कठोर और संकीर्ण होगी और इसका शक्तिशाली नेतृत्व असहमति को चुप करा देता होगा और निर्णय के कुछ लोगों के हाथों में सिमट गया होगा। भारत के मामले में यह विपरीत था। संविधान सभा में और इसके बाहर कांग्रेस के सदस्यों में प्रतिक्रियात्मक से लेकर क्रांतिकारी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मत शामिल थे और इसने उन्हें आवाज़ देने में कभी संकोच नहीं किया। कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया। बमुश्किल ही ऐसा कोई सांस्कृतिक और धार्मिक पंथ था जिसे प्रतिनिधित्व न दिया गया हो। स्वयं कांग्रेस के भीतर कई विचारात्मक धाराएं थी जिससे विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को आवाज़ मिली। विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। यह सत्य है कि सभा पर हिंदुओं का प्रभुत्व था, जैसा कि पहले तो मुस्लिम लीग ने सभा में शामिल होने से मना कर दिया और विभाजन के पश्चात अधिकतर चुने गए मुसलमान सदस्य पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा के गठन में सीमाओं के आरोपण के भीतर कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार के लोगों को शामिल किया। इसके अलावा स्वयं कांग्रेस में सुशिक्षित मुस्लिम थे।
यह आलोचना कि संविधान सभा अधिवक्ताओं और राजनीतिज्ञों से भरी थी और अन्य लोगों के वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया बेतुका प्रतीत होता है। यहाँ तक कि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संख्या रही थी। इसमें शायद ऐसे राजनेता और अधिवक्ता थे जो राजनीतिज्ञ बन गए। यह भी कि इसमें वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, कलाकारों और साहित्यिक लोगों को स्थान दिया गया। इसके अलावा जैसा कि स्वयं स्वतंत्रता संघर्ष में वकीलों और पत्रकारों का प्रभुत्व था, यह अपरिहार्य था कि उन्हें संविधान सभा की सदस्यता दी जानी थी। संविधान निर्मात्री संस्था होने के नाते इसमें अधिवक्ताओं का होना एक दोष रूप में नहीं लिया जा सकता।